Okay, now our last chapter of quantum mechanics is uh, about hydrogen atom. अब हाइड्रोजन एटम में हम डायरेक्टली इस तरह जंप नहीं करते, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन एटम जो है ये आपके पास एग्जांपल है श्रोडिंगर इक्वेशन की, जब आप थ्री डायमेंशन में यूज़ करते हो। श्रोडिंगर इक्वेशन को थ्री डायमेंशन में यूज़ कर रहे हो, और वो श्रोडिंगर इक्वेशन आप किस लिए यूज़ कर रहे हो? किसी जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है उसकी पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। हाइड्रोजन एटम है, उसमें सर्टेन इलेक्ट्रॉन है, उसमें सर्टेन चार्ज पार्टिकल है, उसकी आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम को यूजुअली मैं स्फेरिकल फॉर्म में कंसिडर करती हूँ। एटम को मैं स्फेरिकल फॉर्म में, क्योंकि ये मेरे पास सिंपल एक एटम है जिसकी मैं शेप स्फेरिकल फॉर्म में ले रही हूँ, इस वजह से मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि यहाँ जो मेरा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो मेरे पास स्फेरिकल सिमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करूंगी इस चार्ज पार्टिकल के वेव फंक्शन को या फिर स्टेट वेरिएबल साई को फाइंड आउट करने के लिए। तो इट मीन्स कि आपकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी वो आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आएगी। ठीक है, और ये थ्री डायमेंशन में होगी, सिंगल डायमेंशन में नहीं होगी। तो इट मीन्स कि इस चैप्टर में जो आप स्पेशल काम कर रहे हो वो आप ये कर रहे हो कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज कर रहे हो बट इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, और सिंपल आपके पास ये रेक्टेंगुलर थ्री डायमेंशन नहीं है, मीन्स एक्स वाई जी नहीं है, ये आपके पास क्या है? स्फेरिकल पोलर है। इट मीन्स आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास आर थीटा एंड फाई होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने कल भी ये हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारा लास्ट का टॉपिक भी रहा है। हमने देखा है कि हमारे पास जब वेव फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है तो हम उस वेव फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक उसका एंगुलर पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, और एक हम रेडियल पार्ट बना लेते हैं। रेडियल पार्ट जो वेव फंक्शन का होता है उसकी डिपेंडेंसी आर पे होती है, और जो एंगुलर पार्ट होता है उसकी डिपेंडेंसी थीटा एंड फाई पे होती है। सही है। अब यहाँ पे मैंने थ्री डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिख ली है, और ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m साइज डेल स्क्वायर साई प्लस v इज इक्वल टू ई। इधर सॉरी साई आएगा, v साई आएगा। ठीक है, मैंने इधर साई मिस कर दिया। अच्छा, अब आपके पास ये जो वेव फंक्शन है इसको मैं, इसकी जो बेसिस है वो मैंने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले लिए, आर थीटा एंड फाई में ले लिया है। ठीक है, और रीजन क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली हाइड्रोजन एटम की तरफ जाना चाह रही हूँ, मैं उसके लिए बेस बना रही हूँ। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम चूंकि उसमें मेरे पास मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने कंसिडर कर लिया कि स्फेरिकल सिमेट्री में है। ठीक है, तो मैं अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रही हूँ, वो भी मैं उसी सिमेट्री के ले रही हूँ। अब साई जो है ये मेरे पास बेसिकली टू फंक्शंस पे डिपेंड करता है। एक जो फंक्शन है उसकी टोटल डिपेंडेंसी है रेडियल पोर्शन पे। ठीक है, कैपिटल आर जो है वो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पे डिपेंड करता है, और जो वाई है वो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पे डिपेंड करता है। एंगुलर पार्ट मीन्स थीटा एंड फाई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो y है इसमें आप देखिए इसमें भी दो एंगल्स हैं, एक एंगल नहीं है। अंदर अगर आप y को डिटेल में देखते हो तो आपका जो y है इसमें एक आपके पास थीटा है और एक आपके पास फाई है। अच्छा, जो थीटा है, अच्छा इस y को अब मैंने स्प्लिट कर दिए इनटू टू फंक्शंस, और वो टू फंक्शंस कैसे हैं? एक मेरे पास है बिग थीटा, एक मेरे पास बिग फाई है। बिग थीटा क्या चीज़ है? इट इज सर्टेन फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन ही है, पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन ही है। ठीक है, पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज ऑल्सो वेव फंक्शन। तो ये थीटा जो है ये मेरे पास एक ऐसा वेव फंक्शन है विच डिपेंड ओनली ऑन थीटा, और जो फाई है ये एक ऐसा वेव फंक्शन है विच डिपेंड ऑन फाई एंगल। ठीक है, जब आपके पास फाई पे डिपेंडेंसी नहीं होती किसी फंक्शन की, ठीक है, तो उस सिमेट्री को हम एजीम्यूथल सिमेट्री बोलते हैं। मींस आप अपने फंक्शन को चेंज करो, सिस्टम को आप चेंज करो, आगे पीछे चेंज करो अलोंग फाई एक्सिस। ठीक है, मैं इधर आपको ऐसे बता नहीं सकती। फाई जो है ये आपके पास अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपके पास एंगल बन रहा होता है,
और जो थीटा एक्सिस है ना, ये वर्टिकल साइड से आपके पास एंगल, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक का एंगल बन रहा होता है। और फाई जो है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, राइट साइड तक जाता है। ठीक है, तो अगर सपोज आपका सिस्टम, आपका वेव फंक्शन कुछ ऐसा है जो फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स उसकी सिमेट्री है अलोंग फाई एक्सिस। ठीक है, फाई अगर आप चेंज कर रहे हो, आप कोई भी एंगल ऐड कर रहे हो, 5 में 2 पाई ऐड कर रहे हो, 4 पाई ऐड कर रहे हो, 7/8 पाई ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, आपके वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम जो है उसकी एजिम्यूथल सिमेट्री है। ठीक है, जो उसकी सिमेट्री है वो एजिम्यूथल सिमेट्री है। अब इस तरह के केस में जो है, क्योंकि मेरा हाइड्रोजन एटम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मैंने एजीम्यूथल सिमेट्री कंसिडर कर ली। जब ऐसी सिमेट्री होगी, फिर जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा ना आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो आपके पास लेजेंडर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। ठीक है, पी एल ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा। जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वे श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर एजीम्यूथल सिमेट्री, वो आपके पास लेजेंडर पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे लेजेंडर पॉलिनोमियल में आपका, इट मीन्स कि m की वैल्यू जो है, जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू 0 हो गई थी। ठीक है, मीन्स m की वैल्यू 0 है, तो आपका वेव फंक्शन जो है वो फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा। इट मीन्स जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, उसका उसका सोल्यूशन लेजेंडर पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा। पॉलिनोमियल की स्पेलिंग मैंने गलत किए हुए हैं, इसको आप ठीक कर लेना। अगर ये एक केस हो गया ना कि m पे अगर डिपेंडेंसी नहीं है और फाई पे भी नहीं डिपेंड कर रहा, मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं है, तो आपकी फाई पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर आपका सोल्यूशन जो होगा श्रोडिंगर इक्वेशन का लेजेंडर पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन सपोज अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, मीन्स m इज नॉट इक्वल टू जीरो, m इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स आपका जो अब सोल्यूशन आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो आपके पास एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा? पी एम एल ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमने कल डिराइव की थी। ठीक है, वाई एम ऑफ एल थीटा फाई इज इक्वल टू, ये हमने एंगुलर पार्ट कल फाइंड आउट किया था। ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म, इसमें आओ देखो, एम आपके पास इसकी सर्टेन वैल्यू है, इट इज़ नॉट ज़ीरो, और एम की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास हमेशा लेस देन एल होगी। ठीक है, एम की वैल्यूज हमेशा लेस देन और इक्वल भी होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू एल होगी। मीन्स अगर एल इज 2 तो एम इज माइनस एल टू प्लस माइनस 2 2 + 2। अच्छा, इधर आप देखो ना, ये जो वाई एम एल थीटा फाई इज इक्वल टू ऑल दिस थिंग, तो इसमें आपके पास, आप देखो, थीटा पे भी डिपेंडेंसी है इस वेव फंक्शन की, और फाई पे भी। ये आपके पास फाई का वेव फंक्शन आ गया डिपेंडिंग ऑन फाई। और यहाँ पे देखिए आपका जो पॉलिनोमियल है, लिजेंडर पॉलिनोमियल, उसमें थीटा है इनसाइड, उसमें एक्स की जगह कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये आपका जो फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स मेरी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक उसका रेडियल पार्ट है, एक एंगुलर पार्ट है। ठीक है, पार्ट का मतलब है एक रेडियल वेव फंक्शन है, एक एंगुलर वेव फंक्शन है। ठीक है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन वाला आपका साय है ना, जो वेव फंक्शन साय है, उसमें एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है ये भी वेव फंक्शन है। आर इज वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, एंड वाई इज एंगुलर वेव फंक्शन। वाई जो है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो इसके इक्वल है, ये हमने उस दिन डिराइव किया था। जो आर वेव फंक्शन है, जो रेडियल वेव फंक्शन है, बीच में मैंने आपको कहा कि इधर आपके कोर्स में एक टॉपिक मिसिंग है और आपकी बुक में हुआ है। ठीक है, और वो यही टॉपिक हुआ है कि उन्होंने रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जो रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन उसको सॉल्व किया हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया ना, एंगुलर का, एंगुलर पार्ट का आंसर आ गया, तो
रेडियल का भी आया हुआ है, ठीक है, और वो कुछ इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन है ये टोटली इन आर है, इन रेडियल फॉर्म है, इसमें इसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है, इसमें कहीं पे भी फाई नहीं है। ये जो सारी की सारी श्रोडिंगर इक्वेशन है, और ये आपको नजर आ भी रही होगी। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, आपके पास लैप्लाशियन ऑफ वेव फंक्शन होता है, प्लस वी होता है, प्लस ई होता है, ठीक है। ई और वी के साथ आपके पास वेव फंक्शन साई होता है। इधर आप देखें, लैप्लाशियन क्या होता है, वो डबल डेरिवेटिव होता है ऑफ सम स्पेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव है, एक ये डेरिवेटिव हो गया, एक ये डेरिवेटिव हो गया, लेकिन ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर है, सिंपल आर है, ठीक है। इसमें थीटा वीटा नहीं है और कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। अच्छा, एक और टर्म आर स्क्वायर ऐड हो रही है, ठीक है। और वेव फंक्शन यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास साई नहीं है, यहाँ पे आर है, ठीक है। फिर उधर आपके पास होता है कि 2m होता है आपके पास डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर। इधर आपके पास साथ में एक और आर स्क्वायर भी आ गया है, ठीक है। और ई माइनस भी वहाँ पे भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे साय होता है, ये चीज़ भी होती है, और ये चीज़ जो है ये एक्स्ट्रा आ गई है। ये जो एक्स्ट्रा आ गई है आपके पास रेडियल पार्ट से आ गई है, सही है। इसको आप इसकी डेरिवेशन छोड़ दो क्योंकि आपके कोर्स में मेंशन नहीं की हुई इसको। अच्छा, मैं अब क्या कर लेती हूँ कि मैं ज़रा इस फॉर्म को थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं एक और वेरिएबल कंसिडर कर लेती हूँ, यू ऑफ, ठीक है। ये यू एक ऐसा वेरिएबल है जो रेडियल पोर्शन या आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। मीन्स वेव फंक्शन के साथ जो रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, सेंटर से लेकर चार्ज पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल ये क्या हो रहा है कि आपके पास इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या चीज़ है, इट इज़ अगेन फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। या फिर अगर मैं ये बात मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि अंडरस्टूड है कि आपका यू भी जो है वो स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है और कैपिटल आर भी स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल इस फॉर्म को मैं लिख सकती हूँ, यू इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। और r इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लो, स्मॉल r को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो u डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है r इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय स्मॉल r, इसको मैंने इस ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करना है, बट उसमें पुट करने के लिए अगर आप देखते हो तो उसमें डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल R भी है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक जगह पे सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं इस r का डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो देखें u जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, एंड स्मॉल r इज एक्चुअली स्मॉल r, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास दो फंक्शंस हो गए। आप जब डेरिवेटिव लोगे तो एक फंक्शन u होगा और दूसरा फंक्शन आपके पास 1/r होगा। प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई करो, 1/r उसी तरह, u का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर u उसी तरह, और 1/r का डेरिवेटिव प्लस लगा के, लेकिन चूंकि 1/r है तो वो -1/r² हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इधर मैंने डेरिवेटिव लिया है बाय कंसिडरिंग u एंड r एज टू डिफरेंट फंक्शंस, तो आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। अब इधर अभी इधर आर स्क्वायर, इधर सिंपल आर है, मैं क्या कर लेती हूँ, मैं दो इक्वेशन की दोनों साइड को मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मैं एक्चुअली ये शेप लाना चाह रही हूँ। जब दोनों साइड्स को मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया है तो मेरे पास यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। इसके साथ इधर एक तो आर है, दूसरा आर आ जाएगा, और यू के नीचे आर स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा। अब आप अपनी इक्वेशन 1 को देखो, ये टर्म तो आपने देखिए, ये डेरिवेटिव ऑफ आर आपने फाइंड कर लिया, आर स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर भी फाइंड कर लिया। अब इधर है अगेन डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी स्मॉल आर। तो जब ये फाइंड आउट करना चाहो तो अब देखें,
इधर आप दोनों साइड पे डेरिवेटिव लो, इस साइड पे डेरिवेटिव लो और इस साइड पे, इस साइड पे डेरिवेटिव लोगे तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो इधर अगेन आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन सिंपल आर है, दूसरा जो फंक्शन है वो आपके पास डी यू बाई डी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, सिंपल आर को उसी तरह लिखो, डी यू बाई डी आर का डेरिवेटिव ले लो तो आपके पास डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ, डी यू बाई डी आर को उसी तरह लिखो और इसको डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। तो इसको जब डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर तो यहाँ से सिंपल आपके पास डी यू बाई डी आर आ जाएगा। और ये एक और फंक्शन है, जब इसका भी डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ से माइनस डी यू बाई डी आर आ जाएगा, और इधर जब हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो एक डी यू बाई डी आर दोनों कैंसिल हो गए। इट मीन्स कि आपका ये वाला जो फंक्शन है ये सिंपल इक्वल हो गया इस टर्म। अब ये जो आपने फाइंड किया ना, एक ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, ये और एक ये वाली टर्म, ये जो तीन टर्म्स आपने फाइंड की ऊपर इस इक्वेशन 1 में आप पुट कर लो, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर लो, डेरिवेटिव ऑफ आर पुट कर लो, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर पुट करो। जब ये आप पुट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्म आ गई है। अब आप क्या करो कि आप दोनों साइड्स को आर से डिवाइड कर लो, ठीक है। चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ, दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही हूँ तो इट मीन्स के ये वाला आर खत्म हो जाएगा, इधर मैं डिवाइड करूंगी, इधर मैं डिवाइड करूंगी आर स्क्वायर, तो ये आर मैं डिवाइड करूंगी तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी एक आर स्क्वायर है तो मेरे पास आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, और इधर मेरे पास यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो 2m बाई एच कट स्क्वायर है, मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं दोनों साइड्स पे एच स्क्वायर बाई 2m माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब दोनों साइड्स पे मैं मल्टीप्लाई, एक्चुअली मेरा टारगेट है, ठीक है, वो मैंने अचीव करना है तो उसके लिए मैं ये डिफरेंट स्टेप्स कर रही हूँ। दोनों साइड्स पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m तो यहाँ पे भी एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आएगा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m तो ये 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर खत्म हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, सिंपल यू भी आपके पास रह जाएगा। इधर भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m तो ये टर्म उसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये जो प्लस है ये आपके पास माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट जब आप इक्वालिटी के राइट साइड पे लेकर जाओगे तो अगेन यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m तो आपके पास आएगा यही टर्म आएगी, ये सारी की सारी टर्म आएगी विद माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेकर जाओगे तो प्लस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m विद ऑल दैट टर्म अगेन आएगी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, ठीक है। इस u को और इस u को कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, बाकी चीजें ऐसे। अब इस इक्वेशन को देखें जरा, ये इक्वेशन थोड़ी जानी पहचानी है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी यू बाई डी आर स्क्वायर, अच्छा प्लस मैं इधर लगाना भूल गई, इधर प्लस आएगा, ठीक है। वो वाला जो प्लस है ना वो इधर आएगा, प्लस यहाँ से u आ गया, v आ गया, यहाँ से क्या आ गया एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये u जो है ये कॉमन हो गया, ये वाला u और ये वाला u, ठीक है। और ई यू उसी तरह, इसको देखें अब, ये आपके पास एक वेव फंक्शन है u, ठीक है। इधर मेरे पास होता है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m श्रोडिंगर इक्वेशन में, फिर होता है लैप्लासियन ऑफ सम वेव फंक्शन। अच्छा ये डबल डेरिवेटिव मैंने गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे होता है डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर, ये मैंने क्यों गलत लिखा हुआ है, ओ माय गॉड मैंने स्टार्ट से गलत लिखा हुआ है, इधर से गलत लिखा हुआ है, ये है डी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर, फिर इधर भी डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर, फिर इधर भी आएगा डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर, और इधर एक प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। एक वेव फंक्शन है u,
ठीक है, उसका लेप्लाशियन या उसका डबल डेरिवेटिव। क्योंकि मेरा ये वाला जो वेव फंक्शन है u जो है u, इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ स्मॉल r पे है। ठीक है, तो अब जो आपका लेप्लाशियन होगा वो सेकंड डेरिवेटिव जस्ट विद रिस्पेक्ट टू r ही होगा, उसमें बाकी और कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r प्लस, फिर इधर आपके पास पोटेंशियल होता है, कुछ पोटेंशियल होता है। ठीक है, फिर वेव फंक्शन होता है, फिर इज इक्वल टू ई, और फिर वही वेव फंक्शन होता है। तो यहाँ पोटेंशियल तो है, उसके साथ कुछ और चीज भी ऐड अप हो रही है। ठीक है, कोई एल ऐड हो रहा है, एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m कुछ है। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे पास ये मेरे पास पोटेंशियल ही है। ठीक है, पोटेंशियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पोटेंशियल ही है, बट ये इस पोटेंशियल को मैं इफेक्टिव पोटेंशियल बोलूंगी। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है ये इफेक्टिव, बाकी इस फॉर्म को आप देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन ही है, बट इसमें v जो है उसके साथ सर्टेन टर्म ऐड हो रही है, तो ये मेरे पास इफेक्टिव पोटेंशियल है। और आप जो हाइड्रोजन एटम है ना, तो उसमें आप ये u की वैल्यू v की वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है सॉरी, तो E की वैल्यू पुट करते हो, उसके लिए आपके पास U की वैल्यू आ जाती है, U की आ जाती है, Y की भी फाइंड कर लो, U एंड Y की आ गई है तो आपके पास साई की भी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम थोड़ा सा हाइड्रोजन, ये हमने क्या किया कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन में ही लगे हुए थे, उसके साथ हमने थोड़ा सा खेला है, हमने एंगुलर पार्ट पहले फाइंड कर लिया था पहले लास्ट लेक्चर में, और आज हम उसके रेडियल पार्ट को हमने ज़रा थोड़ा सा छेड़ा है, और सारी की सारी श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने रेडियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब v की वैल्यू पुट करने से पहले एक आपके पास मैथमेटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन में बात करोगे, पहले तो आप v को सिंपल वी कहते रहते थे, पोटेंशियल पोटेंशियल सर्टन पोटेंशियल सर्टन पोटेंशियल सर्टन पोटेंशियल बोलते हैं। अब आप पोटेंशियल की वैल्यू पुट करोगे, मींस हाइड्रोजन एटम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आप श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके हाइड्रोजन एटम को सॉल्व कर रहे हो, तो उस मैथमेटिक्स में जाने से पहले हम जरा हाइड्रोजन एटम को समझ जाते हैं कि ये है क्या चीज, लाइक ये एक्चुअली क्या चीज है, हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे पास ये सिंपलेस्ट नोन एटम है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें और एक प्रोटॉन है इसमें। सिंपल, वो इलेक्ट्रॉन यूजुअली नॉर्मल स्टेट में ग्राउंड स्टेट पे रहता है, आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते तो एक्साइट हो जाता है। ठीक है, बट ये सिंपल एटम है, स्टिल इससे आप सारे क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। जो चार आपके क्वांटम नंबर्स हैं ना, सारे के सारे आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको आप पढ़ लो तो आप सिर्फ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड एग्जांपल्स ही सॉल्व कर सकोगे, नहीं, आप हाइड्रोजन लाइक एटम सारे सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आपके पास आयनाइज्ड हीलियम होता है, He+, उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। जब आप हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे ना, जब एक इलेक्ट्रॉन उससे जाएगा तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो आपके पास डब्ल्यू आयनाइज्ड लिथियम होता है, ये मैंने गलत लिखा है, Li, इट शुड बी Le नहीं है, Li। ठीक है, तो जो डब्ल्यू आयनाइज्ड लिथियम है, ये भी आपके पास, इसका बिहेवियर भी हाइड्रोजन लाइक हो जाता है। मीन्स आप जो आपकी जो हाइड्रोजन थेरी है, क्वांटम थेरी ऑफ हाइड्रोजन है, वो आप इक्वली एप्लीकेबल टू डब्ल्यू आयनाइज हाइड्रोजन लिथियम पे भी अप्लाई कर सकते हो, और जो सिंगली आयनाइज हीलियम एटम है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब हाइड्रोजन एटम जो है, इस कि क्वांटम थ्योरी पे आने से पहले हमारे पास इससे पहले क्या था, लाइक कौन कौन सी थेरीज थी और क्या क्या बैकग्राउंड में क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो उस पे आने से पहले एटम का कॉन्सेप्ट आया था। एटम का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स को लेकर स्ट्राइक किया था, ये एल्यूमिनियम फॉइल भी किया था आई गेस।
इसने देखा था, इसने ये आइडिया दे दिया था कि ये एक ऐसा एटम, इसके अंदर मटेरियल के अंदर ऐसा एटम है जिसमें हैवीएस्ट पार्ट इसका न्यूक्लियस है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो आउटसाइड दैट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। इसने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपके पास जो डिफरेंट लाइंस इमिट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है बिटवीन डिफरेंट शेल्स, ठीक है, आप एक्साइट करते हो डी एक्साइट करते हो इलेक्ट्रॉन को और ये डिफरेंट रेडिएशंस ट्रांसमिट करता है, तो उन रेडिएशंस को हम एमिशन, उस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो डिफरेंट आपके पास बाल्मर पास्चन फंड सीरीज डिफरेंट है ना कि आपके पास, ये इसने एक्सप्लेन की थी रदरफोर्ड मॉडल ने। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारे पास बोहर मॉडल आ गया था। बोहर मॉडल ने थोड़ा सा ऑर्बिट्स की बात की थी, ठीक है। इसने हमें बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉर्मल कंडीशंस में स्टेबल ऑर्बिट्स में होते हैं। स्टेबल ऑर्बिट्स का मतलब क्या है? स्टेबल ऑर्बिट का मतलब ये है कि आपके पास सर्टन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और उन ऑर्बिट्स या उन पाथ्स या उन रीजन्स की जो एनर्जी वो एच वी के इक्वल है, ठीक है। नॉट एच पी, एच एफ, न्यू इसको बोल दो या एफ बोल दो, ठीक है। और ये आपके पास किसकी इक्वल है? ये आपके पास इक्वल है टू द एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। ट्रांसमिशन कब अकर हो रही है? जब आपके पास ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर या हायर से लोअर शेल में मूव कर रहा है। वो जो एनर्जी है वो आपके पास एच एफ या एच म्यू, वो आपके पास इक्वल है ई एफ माइनस ई आई। ई एफ इज एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट या फाइनल स्टेट एंड ई आई इज एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। इसने एक और बात की थी, एनर्जी की बात की, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स की बात की, और इसने मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। इसने क्या कहा था कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट है, ठीक है, एन एच कट की इक्वल है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है एल, वो इक्वल है एन एच कट के, या एम वी आर जो है, एम ई वी आर जो है वो इक्वल है इसके एन एच कट के। एन इज इंटीजर, ठीक है, वो अपनी वैल्यूज 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक ले रहा है। और यहाँ इसने जो आइडिया दिया था ऑर्बिट्स का, इससे हमें पता चल रहा है कि इसने हमें सर्कुलर या स्फेरिकल ऑर्बिट्स की बात की थी, ठीक है। स्फेरिकल जो आपके पास स्फेरिकल शेप में होते हैं उन ऑर्बिट्स की बात की थी। उसके बाद समरफील्ड मॉडल आ गया। समरफील्ड ने क्या किया था? इसने बोला था कि ठीक है आपके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, उन ऑर्बिट्स को आप 1 2 3 कह रहे हो, एन नंबर से उसको डिनोट कर रहे हो, ये ठीक है। इसने बोहर की ये बात मान ली थी, बट इसने एल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। एल आपके पास अब क्या चीज़ है? एल आपके पास, देखिए, बोहर ने स्फेरिकल ऑर्बिट्स की बात की, इसने उन ऑर्बिट्स की शेप चेंज कर दी। ठीक है, जो आपके पास सिंपल एटम्स है उसमें तो स्फेरिकल ऑर्बिट्स हैं, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स करते हो सिचुएशन को, आपके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है इन सर्टन एटम, तो वहाँ पे ऑर्बिट ज़रूरी नहीं है कि सब के सब आपके पास स्फेरिकल होंगे, वो आपके पास कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं। इसने सिर्फ इलिप्टिकल की बात की थी, ठीक है। इट मीन्स कि एल का कॉन्सेप्ट जो है, जो एल क्वांटम नंबर है, उसकी बात समरफील्ड ने ऐड की थी, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई शेल है और उसको मैं, या कोई ऑर्बिट है और उसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो आपका जो एल होगा वो सब शेल होगा, या वो फिर वो आपके पास इनसाइड दैट शेल डिफरेंट डिफरेंट आपके पास शेप में और ऑर्बिट्स होंगे, सब शेल्स होंगे, सब ऑर्बिट्स होंगे, या ऑर्बिटॉल जिसको बोलते हो आप लोग, वो होंगे, ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास सारे के सारे सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में हो, वो आपके पास डिफरेंट एलिप्टिकल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट ऐसे होता है कि आप अपने एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, और फिर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो आप देखते हो जब मैग्नेटिक फील्ड को आप स्विच ऑफ करते हो तो आपके पास एक तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, ठीक है, जो एमिशन हो रही है वो एक तरह से है।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को जब ऑन करते हो फिर जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा आ रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो रेडिएशंस हैं, उनकी स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम जीमान इफेक्ट बोलते हैं। जीमान इफेक्ट क्या है कि आपका एटम है और वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट कर रहा है, बट वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। और ये किस वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल। तो अब इस बात में क्या राज है? तो यहाँ पे स्पिन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया है हमारे पास। ठीक है, स्पिन की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, दो होती हैं, एक अपवर्ड जा रही होती है, एक नीचे जा रही होती है। तो इट मीन्स कि जीमान इफेक्ट में जो जीमान था, इसने एक और क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है वो ऐड कर लिया था, ml। और फिर आगे जाके इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें जब इसने ऑब्जर्व किया तो इसने देखा कि नहीं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये तो अलग अलग है, वो जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको ये फाइन स्ट्रक्चर कहने लगा। ठीक है, तो आगे जब इसने स्टडी किया तो इसने स्पिन की बात की कि ये जो स्पिन हो रहा है, और उस स्पिन को फिर इसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया, और उस क्वांटम नंबर को इसने एमएस कहा, या मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर कहा। ठीक है, तो अब आप देखो ऊपर से मेरे पास क्वांटम नंबर्स पूरे हो गए। बोहर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की, एन की बात की। ठीक है, कहाँ से? L इज इक्वल टू एन एच कट से, मीन्स बोहर से हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डू एग्जिस्ट। समरफील्ड ने L की बात की। ठीक है, L क्या होता है? L मेरे पास ये कौन सा क्वांटम नंबर होता है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है शायद। जीमान ने फिर क्या किया, इसने ये मैग्नेटिक स्पिन और मैग्नेटिक ऑर्बिटल जो है, इन इन दो की बात की। ठीक है, तो सारे मेरे पास जो क्वांटम नंबर्स है वो पूरे हो गए। डिब्रॉगली जो आया, इसने क्या बात, इसने वेव की बात की। अभी तक हम जो इलेक्ट्रॉन था, जो चार्ज पार्टिकल था एटम में जो मूव कर रहा था, उसको हम एज अ पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे। डी ब्रॉगली ने उस कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा डिफरेंट व्यू से पेश किया। क्या कहा कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ मैटर एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है, सॉरी, और मैटर वेव का कॉन्सेप्ट इसने दिया। अच्छा, और इसने कहा, डिब्रोगली ने ये कहा कि आप स्टेबल ऑर्बिट्स उन ऑर्बिट्स को कहोगे जिन ऑर्बिट्स की लेंथ जो है, लेंथ या सरकमफेरेंस, लेंथ और सरकमफेरेंस एक ही बात हो, प्रोग्रेस एन लेमडा के इक्वल हो। नाउ व्हाट इज एन एंड व्हाट इज लेमडा? एन इज इंटीजर, लेमडा जो है वो आपके पास वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ सर्टेन वेवलेंथ है, लेमडा ए जो है उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, अब अगर ये लेमडा ए जो है ये आपके पास एन लेमडा ए हो गया, तो इट मीन्स अब जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वो स्टेबल ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में इसी ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टार्ट कर लेगा, लेकिन नॉर्मली जनरली ये इसी ऑर्बिट में स्टे करेगा। एनर्जी की बात की इसने, एनर्जी को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया, एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा कह के, या फिर एच म्यू कह के, और मोमेंटम को इसने एच डिवाइडेड, ये एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पी जो है आपके पास मोमेंटम ऑफ दैट वेव हो गई, वो एच डिवाइडेड बाय लेमडा, या फिर एम ई वी आर जो है वो एच एन एच कट, ये मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। अच्छा, ये डी ब्रॉगली के बाद जो है मेरे पास क्वांटम थ्योरी आती है। अब क्वांटम थ्योरी एटम के बारे में क्या बोल रहा है, और स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या बोल रहा है। इसने श्रोडिंगर वेव, इसने डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसका वेव फंक्शन होगा। वेव फंक्शन होगा तो वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात स्टार्ट होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और इससे मेरे पास होता क्या है कि आपने जितनी अभी तक एक्सपेरिमेंट्स देखे, ठीक है, उनकी मैथमेटिक्स यहाँ से डेराइव हो गई है। क्वांटम थ्योरी उनकी मैथमेटिक्स, उनकी थ्योरी डेराइव कर रहा है। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा है एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन की का वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लेता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आपके पास ऐसे हुआ कि क्वांटम थ्योरी आपकी वो एग्जैक्टली मैच कर गई आपके फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है, इट इज कंसिडर एज वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न ईरा एंड दिस करंट, ये जो आपके पास सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी, इसकी ये बहुत एग्जॉटिक जो है आपके पास डिस्कवरी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टॉपिक आपका इधर ख़त्म हो जाता है।